न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। अभी तक सिर्फ अपने परिवार की जरूरत के लिए सियासत करने वाली प्रियंका वाड्रा अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। प्रियंका को कांग्रेस महासचिव के तौर पर पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही प्रियंका वाड्रा गांधी परिवार से राजनीति में आने वाली 11वीं सदस्य बन गई है। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में कदम रखने के साथ ही कांग्रेस और गांधी परिवार का एक और अध्याय शुरू हो गया है। प्रियंका वाड्रा नेहरू गांधी परिवार की 11वीं सदस्य हैं, जो अब सक्रिय राजनीति करेंगी। प्रियंका राजनीति में तब आई हैं जब नेहरू गांधी परिवार से राजनीति में आने वाले पहले शख्स यानी मोतीलाल नेहरू के सियासत में 100 साल पूरे हो रहे हैं। राजनीति में आने वाले नेहरू गांधी परिवार के हर सदस्य की बात करेंगे, लेकिन पहले प्रियंका गांधी के बारे में जान लीजिए। प्रियंका गांधी जरूर 47 साल की उम्र में सियासत का आगाज कर रही हैं, लेकिन इससे पहले भी कई दफा वो अपने परिवार के लिए सक्रिय रही हैं। प्रियंका गांधी ने पहली बार 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार किया था, लेकिन 2 साल बाद पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रियंका राजनीति के गलियारे से दूर हो गयीं। लेकिन 1999 में प्रियंका ने मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया। इस चुनाव में प्रियंका ने प्रचार में कहा था, क्या आप उन्हें वोट दोगे जिन्होंने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा? इस लाइन ने अमेठी रायबरेली की कहानी बदल दी। इसके बाद जब राहुल गांधी ने चुनावी करियर का आगाज किया, तब 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के लिए प्रियंका ने जमकर प्रचार किया। इसके बाद से प्रियंका हर चुनाव में राहुल गांधी की मदद करती नजर आती रहती हैं और आज प्रियंका खुद सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। आइए जान लीजिए अब नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की राजनीति पारी के बारे में। 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1952 में फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद बने। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1980 में संजय गांधी अमेठी से सांसद बने। 1981 में राजीव गांधी अमेठी से सांसद बने। 1984 में मेनका गांधी अमेठी से सांसद बनी। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद बने और 2019 में प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव बनी हैं। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कदम रखने से राहुल गांधी तो खुश हैं ही, पार्टी कार्यकर्ता भी इसे कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। प्रियंका को उस पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर उतारा गया है, जिसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। फिलहाल प्रियंका के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अपने अमेठी दौरे के दूसरे और अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर खासे आक्रामक दिखाई दिए। सलोन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हम यहां बीजेपी को हराने मिटाने आए हैं। यूपी में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष हालांकि सपा और बसपा पर नरम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं मुलायम जी, अखिलेश जी और मायावती जी का आदर करता हूं, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी जगह बनानी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका और सिंधिया जी को मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। इनको मैंने एक लक्ष्य दिया है। मैंने इनसे कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। हम यहां पे बीजेपी को हराने आए हैं, मिटाने आए हैं। फर्क है हम में उनमें। देखिए, मैं बीजेपी मुक्त भारत कभी नहीं कहूंगा।
जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, नहीं, उनकी विचारधारा है, ठीक बात है, आप अपनी विचारधारा रखो, मगर हम आपको चुनाव में हराएंगे। और हम नफरत से बात नहीं करते, इज्जत से बात करते हैं। और मैंने साफ बोला, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जगह बनानी है और हमारी जो विचारधारा है उससे हम लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, कहीं भी कांग्रेस पार्टी दम लगाकर धक्का मार के लड़ेगी, फ्रंट से खेलेगी। और मैं आपको कह रहा हूं, देख लेना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और लोकसभा में हम पूरे दम से लड़ेंगे, बिना एक कदम पीछे हटे लड़ेंगे, पूरी हिम्मत से लड़ेंगे। और मैं आप अमेठी की जनता को कहना चाहता हूं, आपका और मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। और अब बात सीएम गहलोत की खरी की। वो आज मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र में सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को पाखंड करार दिया। साथ ही सीएम ने एक पद एक व्यक्ति को लेकर कहा कि 2 पदों पर रहना संभव नहीं था। सीएम ने प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस में एंट्री को लेकर कहा, इससे बीजेपी घबरा गई है। जी और जो अमित शाह जी है, उनकी पार्टी में खाली 2 लोग राज कर रहे हैं, बाकी लोग तो वो खाली एक दिखावट के लिए है। अधिकांश मंत्रियों को जानते ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कभी ये ऐसा मौका दिया ही नहीं मंत्रियों को कि उनकी पहचान बने। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है, उसके मंत्री होते हैं, वो कोई माता तो नहीं होते हैं, वो कलीग के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, साथी के रूप में होते हैं। तो मोदी जी ने, क्योंकि तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है, जैसे वसुंधरा जी का था उसी ढंग से, इसलिए उनके लिए तमाम मंत्री जो है उनके ना सहयोगी है। मैंने जो विधानसभा में जो पढ़ के सुनाया क्वेश्चन, उस वक्त में 2002 के अंदर मिस्टर अमर सिंह जी ने जो क्वेश्चन किया, राजस्थान को लेके किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और मंत्री जी ने जवाब दिया, वो मैंने कल पढ़ के सुनाया आपको। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सपना तो 2002 से है, ये क्या तो जेल भरो अभियान करेंगे और क्या सड़कों पे आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। खाली लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ एक्टिविटी बताने के लिए ये घोषणाएं करते रहते हैं। ये पार्टी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक पद पे 2 पद एक व्यक्ति के बाद नहीं रह सके, ऐसा कभी होता नहीं है। पार्टी अपनी सुविधा से पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करती है। मेरा फैसला होना स्वाभाविक था, पहली फैसला हम हो चुका था, ये खाली निर्णय कल घोषित हुआ है निर्णय। पहले फैसला हम लोग कर चुके थे, करना स्वाभाविक था। मैं जब राजस्थान में काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं ऐसे में बैठ सकता हूँ, ना आप लोग मुझे अलाउ करते वहाँ बैठने के लिए, ना दिल्ली अलाउ करते कि मैं मतलब यहाँ आके बैठूँ, और राजस्थान जो है किसके वर्दे रहेगा फिर वहाँ पर। प्रियंका जी का लंबे समय से इंतजार था, हमारे कार्यकर्ताओं को भी और देश को भी। राहुल गांधी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया, और राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन का महत्व होता है। उसी रूप में उन्होंने सोच समझ के लिया है, देश हित में लिया है, पार्टी हित में लिया है, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो मैसेज गया है नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, उससे बीजेपी वाले घबरा गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। इसके लिए विधानसभा चुनावों में अपनाए गए शक्ति ऐप के मॉडल को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही घर घर कांग्रेस ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए कांग्रेस के समर्थन में माहौल तैयार किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट और डोर टू डोर संपर्क की रणनीति के तहत शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 1 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज पीसीसी में जयपुर ग्रामीण लोकसभा
सपा के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 300 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही हर लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। शक्ति प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर और एआईसीसी सचिव शशांक शुक्ला टीम के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। चिन्हित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पहले काम करके अपना दिखाया है कि वो जुझारू कार्यकर्ता हैं। इनको हम कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, इतिहास के बारे में, मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में हम ट्रेन करेंगे और उनको एक ऐप देंगे, घर घर कांग्रेस ऐप, जिसके माध्यम से ये हर घर में अपने बूथ पे जाके कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज पहली ट्रेनिंग है और फिर पूरे राजस्थान की हर विधानसभा में हर बूथ पे हम कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। हमारे शक्ति कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये उनका प्रशिक्षण शिविर है और इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर में जो हमारे बूथ के वर्कर्स हैं, बूथ कार्यकर्ता, उनका भी एक प्रशिक्षण शिविर इसी के कंटिन्यू शुरू होगा। और विशेष रूप से जो हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए संगठन वहाँ पर किस प्रकार से हम और मजबूत कर सकें, किस प्रकार से लोगों के बीच में हमारा संदेश हम दे सकें और चुनाव के दौरान किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। और अब बात करते हैं मिशन 2019 की। सूबे में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में चुनाव प्रबंधन समिति की आयोजित बैठक में जीत की रणनीति तैयार की गई। सूबे की सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश के पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और प्रदेश सरकार को जनहित और किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार पर स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौत और किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू के 60 मौतों के बाद भी कहते हैं कि ऐसी मौतें तो पहली बार नहीं हुई है, ऐसी तो होती रहती है। ये जो है इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इनका इस्तीफा ले ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वें दिन हो गया माफ। कहाँ हो गया? 35 दिन के बाद हम पूछ रहे हैं कहाँ माफ हो गया कर्जा? ना अमाउंट बताई, ना किसान बताया। अब कह रही डिफॉल्टर को, अरे वसुंधरा जी ने पहले ही 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया, 25 लाख किसानों का, और उनको खाते क्लियर हो गए। अब आपको डिफॉल्टर कौन मिलेगा? किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सूबे की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत का भी दावा किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ हमें 73 सीटें मिली और उनको 99 मिली, बहुमत नहीं मिला लेकिन 99 मिली, लेकिन अब आने वाले लोकसभा में हमें 25 के 25 सीटें मिलेंगे और इसके लिए पूरी योजना बनाकर हम काम करेंगे। तो वहीं बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने लोकसभा चुनाव को अग्नि परीक्षा बताते हुए कहा कि सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हमारी एक अग्नि परीक्षा है। इसमें आपने पहले पार्टी के लिए बहुत समय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में बहुमत वाली सरकार हमारी है। पहले से अधिक सीटें तो अनुपात में उतनी ही है 25, इसलिए 25 सीटें जीतना हमारे लिए आवश्यक है। सूबे की सरकार को घेरने के लिए बीजेपी किसानों की कर्ज माफी, ईबीसी आरक्षण बिल को लागू करने की मांग तो कर ही रही है। साथ ही बीजेपी बेरोजगारी भत्ते को लेकर 28 जनवरी को प्रदर्शन करने और 8 फरवरी को इन तमाम मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन करेगी। साफ है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
अब खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की, जहां पर दो जुड़वा भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से घाटी में युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि दोनों जन्म से ही नेत्रहीन है। जम्मू कश्मीर में दो जुड़वा भाइयों का हौसला पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन गया है। खास बात यह है कि दोनों भाई जन्म से ही नेत्रहीन हैं। इसके बावजूद दोनों जुड़वा भाइयों ने जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं की परीक्षा में स्कूल टॉप किया है। सबसे पहले अल्लाह का करम था, इसके बाद हमारे वालिदैन की मेहनत थी और टीचर्स उनकी जो है वो तरबियत का नतीजा था। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आरिफ और मुसाविर बडगाम जिले के नागाम के रहने वाले हैं, जहां इनके लिए पढ़ाई की सुविधा न के बराबर है, लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए दोनों 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की। आरिफ नबी ने 88% और मुसावी ने 92.2% अंक हासिल किए हैं। किसी लड़के से हम कहते थे कि इस मोबाइल में हमें ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग करके दो, और ट्यूशन हमें सर पढ़ाने के लिए आते थे घर, और उसके बाद हम उसी पर रिकॉर्डिंग करते थे और वो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करते थे, और उसके बाद ही हम जो है वो 10th का एग्जाम पास कर सके। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे आप 10वीं की एग्जाम की बात करें, आप 9th की बात करें, 8th की बात करें, किसी भी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के विवादास्पद कमेंट को लेकर आखिरकार शो के होस्ट करण जौहर ने चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन विवाद पर उनका बयान लोगों को जिम्मेदारी कम घड़ियालू आंसू ज्यादा लगा। कॉफी विद करण 6 के शो से क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जिंदगी में उठा विवाद का तूफान पूरी रफ्तार पर है। पूरे मामले पर बीसीसीआई की जांच चल रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर इतने दिनों तक चुप्पी साधे बैठे रहे शो के होस्ट और फिल्म निर्माता करण जौहर ने बयान दिया है। एक इंटरव्यू में करण ने शो के विवाद के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं काफी जिम्मेदार फील कर रहा हूं, क्योंकि यह मेरा शो था, मेरा प्लेटफॉर्म था। मैंने उन्हें बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाया था, तो शो पर उनके कमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं इस विवाद के बाद कई रातों तक सोया नहीं और यही सोचता रहा कि आखिर कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करूं। मुझे कौन सुनेगा। यह सब ऐसे जोन में चला गया जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यह मेरे शो पर हुआ, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। करण जौहर का यह बयान ऐसे समय आया है जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की ओर से मांगी गई माफी से विवाद काबू में नहीं आया है और दोनों क्रिकेटर्स के करियर तक पर संकट मंडरा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। कॉफी विद करण 6 में हार्दिक और राहुल दोनों गेस्ट बनकर गए। सवालों के दौरान हार्दिक और राहुल ने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। दोनों ने शो के नेचर में खो जाने को वजह बताते हुए टिप्पणी पर माफी मांगी, लेकिन विवाद की तुल पकड़ने के बाद करण शो को लेकर भी सफाई दे रहे हैं। करण का कहना है कि उन्होंने वही क्रिकेटर से वही सवाल किए जो वो सबसे करते हैं। उनके सवालों पर गेस्ट के जवाब पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। प्रोडक्शन टीम में शामिल महिलाओं में से किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। वो विवाद के जरिए शो की टीआरपी बढ़ाने पर यकीन नहीं करते। अपनी सफाई में अब करण जौहर जो कहे या शो की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन शो के दौरान और प्रोडक्शन में इसे सुधारा जा सकता था। विवाद के इतने दिनों बाद उनका बयान फिलहाल घड़ियालू आंसू और अब पछतात होत क्या से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।